संयोजन अभिक्रिया जैसी जिसकी सोच। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ऐसा ही अगर बताएं तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो वो क्लास अलग इसलिए कर दिए ना, जब मैं उसमें अलग से सेपरेटली सुन के 2-3 बार याद कर लेना कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन होता है, कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया हमको पढ़ना हो। पिछला क्लास में तुमको बता दिए हैं, वो याद कर लेना। जैसे पहला नंबर में संयोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर में वियोजन अभिक्रिया, तीसरे में विस्थापन अभिक्रिया, चौथे में द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद उपचयन, अपचयन और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जैसे जब लगे कि भूल गए नए याद है तो ठीक है, पढ़े के अगर टाइम नहीं है तो चालू करके खाली सुन लो, उसमें 2-3 बार बोलल है, याद हो जाएगा। अब संयोजन अभिक्रिया, संयोजन माने कॉम्बिनेशन। तो रफ भाषा में अगर बोले तो ए है और मान लो बी है, ए है और बी है, ये दोनों मिल के बना दिया कोई चीज ए बी। कुछ लोग ए बी नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं कि एक अलग नाम दीजिए सर, सी नाम दीजिए। तो चलो भाई ओ बी ए बी नाम नहीं देते हैं, सी देते हैं। यानी ध्यान से देखो, ए है और बी है। अब देखो ए और बी जो दोनों देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। हिंदी में अगर कोई बोले तो अभिकारक। और इधर जो देख रहे हो, चाहे तो ए बी बोलो या तो सी बोलो, जो भी बोलो, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। आप प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जो रिएक्शन में भाग लिया वो रिएक्टेंट है, और रिएक्शन के जो फलस्वरूप बना वो क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। हिंदी में अभिकारक, इंग्लिश में उत्पाद। तो कभी रिएक्टेंट बोले प्रोडक्ट बोले तो कंफ्यूज नहीं होना। रिएक्टेंट माने अभिकारक और प्रोडक्ट माने उत्पाद। चलो, हुआ कौची कि ए और बी अलग अलग था। अगर ध्यान से देखें तो 2 गो रिएक्टेंट था। इस रिएक्शन के दौरान ए और बी जो अलग अलग था वो एगो बन गया कौची सी, मतलब आपस में जुड़ गया। इसी को क्या कहते हैं, कंबाइन हो गया। कंबाइन हो गया, जुड़ गया मतलब। और यही रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन माने कंबाइन होना, और कंबाइन माने बट जाना। कंबाइन माने जुड़ जाना। एगो बोल रहा है बट जाना, एक से एक लिमिट ने अलग अलग दुनिया में गेल है। कॉम्बिनेशन माने अलगे दुनिया में, इसको भगवान सद्बुद्धि दे। कॉम्बिनेशन माने कंबाइन होना, कंबाइन माने जुड़ जाना। कंबाइन माने यानी जब 2 रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाता है। फिर से समझो, हम 2 गो रिएक्टेंट लें। अच्छा हिंदी में बोले, रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। जब अभिकारक 2 गो है और दोनों आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद कई गो बनाता है। एगो अभिकारक 2 गो लिए और उत्पाद बना है एगो, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। संयोजन माने दोनों आपस में जुड़ गया, दोनों आपस में अब बना लिया एगो प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे। इसी के उल्टा होता है वियोजन। एक उल्टा क्या होगा, पहले समझना है, बाद में तो लिख लोगे। संयोजन क्या है कि ए और बी दोनों आपस में जुड़ गया, बना लिया कौची सी। ए एगो रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कै गो है, 2 गो। अब प्रोडक्ट कै गो मिल रहा है, एगो। और देखो रासायनिक अभिक्रिया की तो डिफिनेशन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस नए पदार्थ का गुण पुराने वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको नहीं मालूम, इस लड़के को नहीं खड़ा किया जाए, छोड़ देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ या फिर बोलो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है। तो ये तो श्योर है कि ए जो रिएक्टेंट है, अब बी जो रिएक्टेंट है, ए कैसा होगा बी कैसा होगा नहीं जानते, लेकिन ए और बी मिलकर जो सी बना है ना, ये अलग होगा। वो बताने की जरूरत नहीं है, सी 100% ए और बी से अलग होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि ए बी मत लिखो, क्या लिखो सी। काहे मिटा दिए सर, अगर ए बी लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें ए के भी गुण है और इसलिए हटा के सी लिखना चाहिए कि ए और बी, ए अलग चीज़ था बी अलग चीज़ था, दोनों मिलके बना कौची सी। ये कौन से हो गया रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। तो लिखिएगा क्या, अगर कहें कि क्या लिखोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है तो क्या लिखोगे। जब 2 अभिकारक, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी होता है, जब 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं,
एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दो कहना सही बात हो, दो से अधिक भी कभी कभी होता है, तो लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हाँ तो पदार्थ नहीं तो क्या बोलोगे, दुनिया में हर चीज़ पदार्थ ही है। कुछ लोग बोलते हैं परमाणु बोले सर, अरे बोलो वो मत करना गलतियों से, परमाणु नहीं भाग लेता, परमाणु वहाँ नहीं लिखाता है। यहाँ ये जो लिख रहे हैं ना, जाहिर से बात है कि हम O2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, कोई मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, और O2 हमको मिलता है नेचर में। दुनिया में जो चीज़ मिलता है उसको बोलते हैं अणु, उसको बोलते हैं अणु। तो O2 होगा या तो CO2 होगा या H2 होगा, जो भी होगा, तो हमको O2 दिखाई देता है ना, तो O2 मेरे लिए पदार्थ है। O2 कौन सा पदार्थ है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? H2 भी क्या है, गैस है, मतलब है न पदार्थ। तो पदार्थ लिखा था। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग माने क्या, जुड़ना, संयोग माने कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन माने जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, संयोग माने क्या, कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिए हैं? तो बोलो क्या लिखें? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तुम बोलो। हाँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब संयोग हटा के हम ही भी बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में संयोग को जरूरी है कि हम संयोगे रट्टा मार ले रहे हैं। संयोग माने क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन माने क्या होता है, जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, या तो बोलो मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें कि क्या लिखाता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है प्लस बी गिव्स यू सी, ए प्लस बी गिव्स यू सी। मैथ में यही चीज़ को बोला जाता है टेंस टू, मैथ में बोलते हैं टेंस टू, IUC में। और जब केमिस्ट्री में बोल रहे हो तो a प्लस बी गिव्स यू सी, ए प्लस बी मिलकर आपको देता है, क्या देता है भाई, सी, तो a प्लस बी गिव्स यू सी। तो ऐसे परीक्षा में लिख देगा a प्लस बी गिव्स यू सी, पूछेगा कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। 10वां पूछता है, 10वां में एग्जाम में आया है, इस तरह दे देगा a प्लस बी, पूछेगा कौन से अभिक्रिया है। तेजा तो लिख लेने हैं कुछ, अब कुछ नहीं लिखल, इसको देख के बताना है, बताइए कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन कैसे, साफ झलक रहा है कि ए और बी दोनों आपस में मिलके क्या बना रहा है, सी। कई गो रिएक्टेंट है, 2 गो। कौन कौन रिएक्टेंट है, ए और बी, और दोनों रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट कई गो बनाया, ए गो। तो रिएक्टेंट था 2 गो, अब बना कई गो, ए गो, मतलब दोनों आपस में कंबाइन हो गया। अब कंबाइन हो गया इसलिए कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, याद रहेगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नहीं याद रहे तो कॉम्बिनेशन याद रखना,
कि ए और बी दोनों आपस में कंबाइन हो गया, बना कर लिया सी, तो ई हो गया जनरल एग्जाम्पल। इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल है तो वो भी एक बार देख लो, वो भी लिख लेना। जैसे मान लो H2 और मान लो O2, H2O2, और जो भी पढ़ते हैं ना वो कमांड करे कोशिश करो। जैसे तो नहीं पढ़ते हो तो पिछला एक बार रिपीट करे कोशिश करो, किसी से पूछे के कोशिश करो। 12वीं वाला से पूछे सर तो बोलेगा ये पगला गया है। 12 वाला से पूछ में तो कभी ढेर पढ़ाकू हो गया है। वो भले पढ़ा लिखल नहीं, लेकिन तुरंत बोले अपने में, हाँ कोई ढेर उड़े तो भले पूछो। इससे लगता है दुनियादारी में कि कोई ढेर पढ़ रहा है तब वहाँ पूछो, लेकिन तोरा मालूम रहेगा तबे ना। खुदे नहीं मालूम है, जैसे तुमको यही नहीं मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के। मान लो तुम्हारे साथ साथ कोई भी पढ़ रहा है सहपाठी, वो खुद कहता है हम खूब पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर के नाम पहले बताइए। हम ही आपसे मान लो इधर यूट्यूब पे क्लास जाएगा, हम यहीं पे पूछते हैं आप कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप बताओ रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हो। सबसे पहले यही दाग देंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अगर ये बता दिया तो फिर बोलेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगर ये भी बता देगा रासायनिक समीकरण तो तुरंत फिर उसके पीछे हम दाग देंगे रासायनिक समीकरण कई तरह के होता है। कौन कौन? संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में बनने वाले परमाणुओं की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में परमाणु की संख्या बनने वाले उत्पाद में परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये नहीं बोल पाते, जैसे देखो इसे पूछते हैं, बोलो असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उन्हें लगता होगा ना किसी को काहे खड़ा करते हैं, चाहे उसको काहे चाहे इसको काहे, देख लेते हैं कि नहीं बोल पा रहा। बुतरू जब जन गण मन में पहली बार जाता है ना तो मने मन में गईते रहता है, मन मन मन, वो खाली एक के बात बोलते रहता है, मन 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 मन, और लास्ट पे बोलता है जय हो जय हो जय हो, बस। तो धर लेते हैं कि नहीं इसको नहीं मालूम है या फिर नहीं पढ़ के आया है बुतरू, इसलिए झूठ मूठ के मुँह चला रहा। एकागो अपवाद में होता है जैसा बता देता है, जैसे ये अपवाद में। अब जैसे वो रासायनिक अभिक्रिया भी बता दिया, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बता दिया है तो रासायनिक अभिक्रिया कई तरह के भी पूछे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। अगर वो भी बता देता है तो फिर पूछना चाहिए आपको, या अपने मन से पूछना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए खुद से कि चल तू ही बताओ रे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर ही बोलेंगे, या तो हम मिलकर बोले या तो संयोग करके, बात बराबर है, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में तो ये देखिए, अब देखो H2 और O2 दोनों मिलता है तो हो जाता है H2। अब बैलेंस कर ले हम पहले ही सिखा दिए, बैलेंस कर ले हम पहले ही सिखा दिए। ऐसे अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो, उटक्कर विधि भी बताएंगे। इन्हें कार्बन है और इन्हें ऑक्सीजन है, और दोनों मिला तो बन गया कौन चीज? CO2। इसी तरह से होता है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों मिलता है बना लेता है कौन चीज? CH4, मीथेन। मीथेन अब तो कहेगा हम तो मीथेन जानवे नहीं करते हैं, ढक्कन तय का नाम मीथेन नहीं बताए हैं। कार्बन हाइड्रोजन मिलता है क्या बनता है? मीथेन। बैलेंस करे ले तो अब वो सब मेथड नहीं बताएंगे। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड, हिंदी में बोलते हैं उटक्कर विधि, तुक्का विधि, अंदाजा विधि, जे मन में आता है मारते रहो धुन धान के, मुकान लगे तो लगे नहीं तो मुकान फूटे। यहाँ भी देखते हैं भाई, सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में ये सोचना होता है कि कौन है जो सम और विषम में है, मतलब सम नहीं है विषम है। हीट एंड ट्रायल मेथड में ये देखना होता है कि कौन है जो सम और विषम दोनों रखता है, सम और विषम। हाइड्रोजन तेजा भी सम, हाइड्रोजन ओजा भी सम, हाइड्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन एजा विषम और ओजा सम, ऑक्सीजन खराब है, ऑक्सीजन बराबर कर बराबर। अब दो रास्ता है, या तो ऑक्सीजन को एजा डबल कर दो या तो ओकरा फिर काट के एगो बना दो।
तो एक को बनाना जरा ज़्यादा मुश्किल है, इसको डबल करना ज़्यादा आसान है। दूसरे ऑक्सीजन कै गो हो गया, 2 गो। एक गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन हो गया कै गो, कुछ ही फर्क पड़ता है, जब 2 गुना कर दो ना हो गया बराबर। देखो ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब वो टक्कर से मारे एकदम फर्स्ट बॉल में छक्का, हर बार नहीं लगता। मान लो कि अगर 5 बॉल में छक्का लगा तो 1 बॉल में हो सकता है आउट हो जाएंगे कई बार। हीट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे CO2, अरे ये तो ऑलरेडी होल है। CH4 में देखते हैं हाइड्रोजन कै गो है, और हाइड्रोजन कै गो है तो सब में, लेकिन फिर भी नहीं बराबर है। तो उतना क्या सोचना है, 2 से गुना कर दो हो गया बराबर। ये तीनों एग्जाम्पल किसका है, कैसे कह सकते हैं संयोजन है। देखो ना भाई, 2 तरह के रिएक्टेंट अब बन रहा है एक तरह के प्रोडक्ट, 2 तरह के रिएक्टेंट बन रहा है एक तरह के प्रोडक्ट, 2 तरह के रिएक्टेंट बन रहा है एक तरह के प्रोडक्ट। तो ये तीनों उदाहरण किसका है, राइट डाउन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। उतार लिए, लिख लिए। एगो थोड़ा स्पेशल एग्जांपल है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है, दोनों को मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर हीट निकलेगा। ऐसे तो हीट सभी में निकलता है, अभी तक जितना हम रिएक्शन तुमको बताया है ना, इन सब में हीट निकलता है, इन सब में हीट निकलता है। सच्चाई यही है कि जब भी H2 और O2 मिलता है और H2O बनाता है तो कुछ ना कुछ हीट तो निकलता है 100%। H2O बना और हीट भी निकलेगा, हीट निकलेगा। नहीं समझ में आता है। देखो H2 गैस है, O2 गैस है, ये दोनों गैस है, दोनों क्या है। अब गैस से आप कन्वर्ट किस में कर दिए तो हीट निकलेगा। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो हीट खुद सोचो कि पानी है, अब पानी को बर्फ बनाना, पानी को बर्फ बोलते हैं, पानी को भाप बनाना है, क्या करेंगे, यानी हम उसको हीट देंगे, वो हीट निकालेगा नहीं ना, हम उसको हीट। लेकिन अगर कोई भाप है और भाप से पानी बन रहा है, इसका मतलब वो अपना हीट अंदर से निकाल दिया। ध्यान से समझो, भाप पानी है और हम चाहते हैं वो भाप में बन जाए, यानी गैस बन जाए एक तरह से। कैसे कन्वर्ट होगा, हम उसको हीट देंगे तो कौन से रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। हम उसको हीट देंगे, कौन से रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। ध्यान से समझो, हम उसको हीट देंगे, कौन से रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। लेकिन कभी फ्रिज व्रिज अगर देखोगे, घर में फ्रिज व्रिज होगा तो, या कहीं भी, ऐसा नहीं कि फ्रिज होगा तभी कोई ज़रूरी है, फ्रिज नहीं हो तो कहीं भी अगर टच करोगे तो फ्रीजर में क्या होता है कि हम उसमें रखते हैं पानी और जम जाता है कौची, बर्फ़। तो पानी से जब बर्फ़ जमता है तो हम उसको हीट देते हैं, नहीं देते हैं, बल्कि वही हीट बाहर निकालता है। कैसे पता चलेगा, फ्रिजवा के पीछे छू के देखना, फ्रिजवा पूरा गर्म रहता है, फ्रिज पूरा काहे, पानी के अंदर जो भी गर्मी है ना वह खींच के वो बाहर निकाल देता है। मतलब हम उसको हीट नहीं दिए, वही हमको हीट बाहर निकाला। तो जब भी 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, समझ जाना कि हीट वो निकाल रहा है। हीट समझो ना भाई, कि जैसे गैस और पानी, मतलब भाप, मान लो भाप और पानी में ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, भाप के पास या पानी के पास? एनर्जी किसके पास ज़्यादा, ऊर्जा किसके पास ज़्यादा, भाप के पास या पानी के पास? पानी के पास ज़्यादा एनर्जी, अब भाप के पास, ये बता दिया रे, भाप के पास, अब पानी के पास
कम एनर्जी। एनर्जी मने समझते हो, जैसे एगो आदमी है जो चुपचाप बैठल है, आ एगो बुतरू है जो दिन भर इन्होंने दौड़ रहा है, एकदम खेल रहा है, कूद रहा है। एगो है जो चुपचाप बैठल है, मतलब किसी कारणवश बैठल है और आने उठल जा रहा है, बोलल जा रहा है, कोई उठा रहा उठने रे, उठा देता है फिर गिर जा, उठा दिया फिर लोथनिया गिर जाता है। एक तरह के आदमी, मतलब उठा दिए तो पसर गया, खड़ा कर दिए फिर ले दे के गिर गया। और एगो है ना कि अपने आप इन्ने उन्हें भागल चल रहा है। बोलो किस में एनर्जी ज़्यादा है? तो गैस मतलब भाप इन्ने उन्हें भागता है कि पानी भागता है? तो किस में ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हुआ? अब भाप से आप पानी में बदल रहे हैं, मतलब H2 एक तरह के गैस है, O2 भी गैस है, भाप नहीं बोलेंगे, गैस है, गैस है। आप कन्वर्ट किस में कर दिए? जैसे भाप की बात करें तो भाप भी H2O ही होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत देना, मतलब दिमाग पे। H2O क्या है? भाप भी, जो भाप आप बोलते हैं ना वो H2O ही रहता है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? गैस में। H2O गैस फेज में होता है सर? हाँ होता है, H2O गैस फेज में होता है। H2O को जब एकदम तोड़ दोगे कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो फिर से वो पानी नहीं बनेगा। लेकिन तसला वसला हम देखो गर्म करते हैं ना तो ऊपर भाप उड़ता है, अथरिया में सट के फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काहे भाई? अरे वो इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से टूट ही नहीं पाता। वो H2O उड़ रहा था और किस फॉर्म में था? भाप के। गैस तो था लेकिन वो था कौन? H2O ही। पूरा अगर अलग हो जाता ना तो फिर वो दोनों हाथ आने वाला, H2 अलग और O2 गया काम से, फिर दोनों हाथ नहीं आएगा। फिर दोनों एक साथ होगा सर? हाँ होगा, दोनों एक साथ होगा, लेकिन लगभग 0 डिग्री सेल्सियस करोगे ना तब टेम्परेचर, तब दोनों आपस में आके मिलेगा। फिलहाल उतना तह में भी नहीं जाते हम। इस सब जितना बोल रहे हैं ना, सभे में हीट निकलता है, सब में हीट निकलता है। जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन मने मान लो नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं और ऑक्सीजन लिए, तो ये दोनों जब मिलता है ना तो CO2 तो है ही है, साथ साथ हीट भी निकलता है। जैसे खाना खाते वक्त, खाना खाते ना, जाड़ा में तो नहीं लेकिन गर्मी में ऐसू गर्मी आता है, और खाना खाते ना और पसीना वसेना छूटे लगता है, पूरा आदमी गर्म हो जाता है। क्यों? कार्बन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, दोनों मिल रहा है, फटाफट दोनों दन कौची बना रहा है? CO2। और उस वक्त 1-1.5 घंटा बड़ी ज़्यादा हीट निकलता है, क्योंकि 1-1.5 घंटा रिएक्शन में होता है, पूरा तेज़ी से रिएक्शन होगा और हीट निकलेगा। तो इस सब रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है, मीथेन, तब भी हीट निकलता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए ना, इस सब के सब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो है कौन से रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का स्पेशली नहीं पढ़ना कि एक्सोथर्मिक क्या है, स्पेशली उसको रट्टा नहीं मारना कि एक्सोथर्मिक का स्पेशल पढ़ेंगे। एजे पे आपको मिल गया। एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब हिंदी में बोलो, उष्मा शोषी न छेपी, ठीक है, उष्मा छेपी। एगो शोषी मतलब होता है उष्मा का अवशोषण करना, और छेपी मन एकदम छेप देना, छोप देना, छाप देना, जो भी उष्मा को हटा देना। तो जिस अभिक्रिया में हीट बाहर निकलता है, देखो जिस अभिक्रिया में हमको हीट देना पड़ता है वो कौन सी अभिक्रिया? इंडोथर्मिक। उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो इंडोथर्मिक। और जिसमें उष्मा छोप दिया, छाप दिया, मतलब उष्मा निकल गया, वो उष्मा छेपी। तो इसको अलग से नहीं पढ़ना, अभी आप लिख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक हीट ट्रांसफर पे बेस्ड है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, देखो हम जो भी पढ़ाते हैं वो थंबनेल में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन क्लासवा अगर देखते हो तो पूरा डिटेल में रहता है। तो नहीं के तो कभी अगर भूल जाओ तो थंबनेल से पता चल जाएगा कि हाँ भाई एजा उष्मा छेपी है एक नाम बतावल, इसमें उष्मा शोषी है बतावल। बाकी डिटेल से देखने के लिए वीडियो देख लेना बाद में। अभी क्या लिखें? उष्मा शोषी लिख लेके। इसको कोई बताए कि उष्मा शोषी नहीं छेपी है, ये क्या है? उष्मा छेपी, छोपी, जो भी है उष्मा छेपी, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा जो भी लिखो। हिंदी में कभी कभी हमारा गड़बड़ी हो जाता है। वैसी, हाँ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है। उष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता है, या बोलो उष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है। और कोई एकदम अच्छा से बोलना चाहे, एकदम संभल के लिखना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा माने समझते हैं ना, ऊष्मा ऊर्जा माने क्या, हीट। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा ऊर्जा भी बाहर निकलती है। वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी। बता दीजिएगा तो एक बार बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी बाहर निकलता है। ऊष्मा ऊर्जा भी, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी कर उल्टा हो जाएगा। ऊष्माशोषी में ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्मा, जैसे सोचो कि एजा पे क्या है, H2 और O2 दोनों को मिल के बना दिए हम क्या, H2। अब जरा दिमाग पे जोर डालो कि पहले से हम पानी ले लें हैं, अब पानी को हम चाहते हैं कि H2 बना दें, O2 बना दें, तो वो हमको हीट देगा कि हम उसको हीट दें? हम उसको अंदर के पूरा हीटिए देवे करेंगे। कैसे हीट देंगे? अरे गरम करेंगे। पानी है ना, पानी को गरम करो, गरम करने का मतलब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही गरम करेंगे H2 अलग, O2 तो टूट गया ना। ये कौन सा अभिक्रिया? ये ऊष्माक्षेपी तो है ये रे। देखो, अगर दो गो मिल के एगो बना है तो इसको बोलते हैं संयोजन। और अभी जो ध्यान से सुनोगे, H2O था और गरम किए तो टूट गया, H2 उन्ने, O2 इन्ने, दोनों अलग अलग टूट गया तो इसको संयोजन बोलेंगे। ये क्या है? वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया किस में आएगा? एक्सोथर्मिक में कि एंडोथर्मिक में? का है भाई? वियोजन मतलब तोड़ना, और तोड़ने के लिए हमको गर्म करना पड़ा। H2O था और कुछ तो हम उसको गर्मी दिए तबे ना, कुछ तो गर्मी दिए, गर्म दिए तो टूट के अलग। तो बताओ कि ये तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक नॉर्मली किसको बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो वैसे ही सोचिए, जो वियोजन अभिक्रिया होता होगा वो किसका उदाहरण है इंग्लिश में? हाँ, जैसे कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है। तो वैसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन हो सकता है? एंडोथर्मिक। उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एकरे ऊपर खाली रहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। बोले थे लेकिन लिखवाए नहीं, अभी लिखा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O, gives you calcium hydroxide। कितना गिव्स यू को लिख देगा? GIVES। अरे गिव्स यू को ऐसे थोड़ा लिखना है, ठीक है? गिव्स यू को ऐसे थोड़ा लिखा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, यही ना होगा? वो गलती है कि सही है? अगर कोई पूछे कि गलत लिखल है कि सही लिखल है तो क्या बोलोगे? गलत है। क्यों गलत है बोलो? अरे नहीं यार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, कार के वैलेंसी 2 लिख दिए, ऑक्सीजन के वैलेंसी ठीक है। तो है, कहाँ गड़बड़ है? नहीं, गलत है दोनों। क्या है? सही है। भूल गया, कल नहीं तो बताए थे रे। कैल्शियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन के वैलेंसी, तो दोनों की वैलेंसी 2 है, आपस में कट गया। और इसका रिएक्शन करवा देना है किससे? S माने सॉलिड, S माने और L माने लिक्विड, दोनों आपस में मिलके जानते हो क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ हीट भी निकलेगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको नहीं समझ में आया सर। अरे समझने की क्या ज़रूरत है, अभी आप उतना नहीं समझ सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट करके दे दिया है वही आपको ये भले समझना कि लिखाया कैसे आके, कुछ नहीं। कैल्शियम था, ये ऑक्सीजन इसके साथ में आ गया। देखो, एक बार ऑक्सीजन और एक बार हाइड्रोजन रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड।
और एजा तो 2 गो हाइड्रोजन था और 1 गो ऑक्सीजन उनमें से आ गया। आओ आओ तो हो गया OH OH कई बार? 2 बार। हाइड्रोजन तो 2 गो है, ऑक्सीजन आ गया तो 2 गो न हो गया, तो 2 गो हाइड्रोक्साइड। अब 2 गो हाइड्रोक्साइड और 1 गो कैल्शियम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं समझ में आया? कल समझाए थे। ये 2 कोई पूछेगा कहाँ से आया तो कौची बोलोगे? कैल्शियम के वैलेंसी है। और यहाँ ये कहीं लिखे क्योंकि हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी कितना होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ध्यान से सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड H2O दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकलता है? हीर। इसको उतार लीजिए। इसके आगे स्पेशल है संगमरमर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ संगमरमर। संगमरमर कैसे बनता है? संगमरमर अच्छा, कोई पूछ देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो बोलना एक्वस है। क्या है? एक्वस मैंने नहीं समझे सर। एक्वस मतलब कि पानी भी उसमें होगा और थोड़ा सा सॉलिड भी होगा, मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलल है, इसलिए बोल रहे हैं एक्वस। लिक्विड में जब कोई चीज़ घोल दिया जाता है, पानी में जब कोई चीज़ घोल दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं एक्वस। तो कन्ने पानी था, देखने ये कौन चीज़ है? H2O पानी ने है। पानी में क्या मिल गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या था? सॉलिड ने था। और ये क्या था? लिक्विड था। पानी में जब कोई चीज़ मिलेगा तो उसको 100% हम लोग बार बार बोलते हैं क्या? एक्वस। एक्वस क्या बोलेंगे? अच्छा याद दिलाना, हम लिखा देंगे एक्वस। एक्वस इसको बोलते हैं जलीय विलयन। जरा याद दिलाना, जाने से पहले हमको याद दिलाइएगा। जलीय विलयन इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसको याद दिलाना, लिखा देंगे जलीय विलयन। फिलहाल अभी मुद्दा ही नहीं, अभी है फॉर्मेशन ऑफ संगमरमर, मार्बल्स। मतलब संगमरमर का निर्माण कैसे होता है? संगमरमर कैसे बनता है? संगमरमर कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिला दिया जाता है, बन गया संगमरमर। नहीं समझ में आया? लिखना नहीं है, यहाँ समझना है। ठीक है, कोई लिखना चाहो तो लिख लो, हम मना नहीं करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निकलेगा, और यही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के सूत्र होता है। देखो क्या बोले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन किससे करवा देना? CO2 से। तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करवा दिए? CO2 से। तो देखो रिजल्ट में क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग जानते हैं कैल्शियम के वैलेंसी कितना और कार्बोनेट के वैलेंसी कितना? तो 2 से 2 आपस में कट गया, अब बाहर मिला कौन चीज? H2O। ये जरा ध्यान से समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था भाई? एक्वस। CO2 क्या है भाई? गैस। और जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला वो क्या है? आई फिर से क्या हो गया? लिक्विड। इस तरह से यही जो देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर। कोई कहता है संगमर, ये कहता है 2 बार मर, साथ साथ मर मर। संगमरमर, संगमर, मर नहीं फिर मर, संगमरमर। संगमरमर के फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैसे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से गुजरवा दिए, या कहो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में किसी तरह से CO2 पास करवा दिए। CO2 क्या है? गैस है। तो बन गया क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या? H2O। बैलेंस बैलेंस है तो एक बार देख लो, वो आपका काम होता है कि बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस करना नहीं करना आपका काम है। हो गया? लिखा गया ना? एक चीज़ याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। देखो जब भी 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में 99% केस में हीट निकलवे करता है। यानी आज जो हम जिक्र किए कौन से अभिक्रिया के? कम्बिनेशन मैंने संयोजन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ भी हो रहा है, चलो भाई हिंदी में बोलते हैं,
संयोजन अभिक्रिया जहाँ भी हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया में एकदम 100% है कि हीट बाहर निकलेगा। यानी कि जितना भी संयोजन अभिक्रिया उस सब के सब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उस सब के सब एक्सोथर्मिक है। देखो जितना भी कॉम्बिनेशन है उस सब एक्सोथर्मिक है। ये मत बोलना कि जितना एक्सोथर्मिक है ना वो सब कॉम्बिनेशन है, ऐसा बोलवो मत करना। जितना कॉम्बिनेशन है ना वो सब एक्सोथर्मिक है। पता चले कल लोग बोल रहा है अच्छा सर बोले तो जितना एक्सोथर्मिक है वो सब कॉम्बिनेशन है, ये नहीं बोल रहे हैं। जितना भी कॉम्बिनेशन आप देखे हैं आज वाला वो सब के सब क्या है, उतना क्या। कभी कभी तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक खाली हीट ट्रांसफर को दिखाता है। अगर हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट अगर दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक खाली हीट ट्रांसफर को दिखाता है। जैसे हम अगर हीट दिए तो हो गया एंडोथर्मिक, हीट बाहर निकला तो कोई कभी नहीं बोलेगा जितना एक्सोथर्मिक है उस सब के सब क्या है, कॉम्बिनेशन है। अरे ये नहीं बोले हम बोल रहे हैं जितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सबके सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, सब के सब होता है। और कॉम्बिनेशन समझा दिए, एक्सोथर्मिक समझा दिए। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो हमको लगता है कि आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ छोटे छोटे वो काफ़ी है। जैसे कि तुमको भी कभी लगे ना कि भाई हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं संयोजन अभिक्रिया पूरा विस्तार से कि आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। और संयोजन अभिक्रिया जब पढ़ोगे तो उसमें छेपी भी आ जाएगा और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आ जाएगा। तो छोटे छोटे हैं, जब भी लगे भूल रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेना। आज यहीं तक रह देते हैं। हाँ जलीय विलयन हम बोले थे, याद दिला देना। जलीय विलयन क्या होता है, लिख लो जलीय विलयन तो भूलिएगा। अच्छा कि याद दिलाती है। जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जलीय विलयन। आप कह सकते हैं कि वैसा विलयन जो जल में घुला हुआ रहता है। और अच्छा से कोई लिखना चाहते हो तो कह सकते हो वैसा विलयन जिसमें जल को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो आसान भाषा तो यही है कि वैसा विलयन जो कि जल में घुला हुआ रहता है। वैसा विलयन जो जल में घुला हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन। अब बाकी विलयन की बात करोगे तो विलयन 10th के टॉपिक नहीं है, टेंशन नहीं लो। जलीय विलयन 9th के टॉपिक है, या तो फिर एक बार 11th के टॉपिक है, 10th के टॉपिक नहीं। वैसा विलयन जो जल में घुला रहता है उसे जलीय विलयन। फिर भी समझा देते हैं विलयन क्या होता है, नहीं पढ़ना है तब। वो पानी है और चीनी है, दोनों को मिला दो, क्या बना, शरबत। और शरबते कहलाता है जलीय विलयन। हो गया विलयन। कैसे पता चलेगा सर विलयन है? वैसे तो पानी में बालू घोल देंगे तो विलयन हो जाए। अरे वो विलयन नहीं है, पानी में बालू घुलवे नहीं करेगा। पानी में जब भी घुलता है ना, हाँ समझते हैं, पानी में जब भी घुलेगा चीनी, नमक, या पानी में मान लो कोई नींबू के रस घोल दिया तो पानी में लिक्विड घोल दिए, कोई बात नहीं। पानी है ना ज़्यादा मात्रा में, पानी में आप आटा घोल सकते हैं, घोल तो देंगे, लेकिन जैसे छोड़ोगे ना वटवा सब नीचे, तो इसको बोलते हैं कोलाइड। इसको बोलते हैं मतलब टाइम के साथ वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। पानी में दूध घोल सकते हैं, हाँ घोल तो सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद 2 घंटा 4 घंटा फिर धीरे धीरे दूध और पानी अलग हो जाएगा। या कोई अगर हीट दिया ना ज़्यादा, मथु दिया तो दूध अलग पानी अलग हो जाएगा, पक्का एकदम। अरे होता है जैसे कि आप लोग देखे हैं दूध फाड़ते अलग होता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं कोलाइड। इसको बोलते हैं मतलब कुछ हद तक अलग होता है, कुछ ही हद तक अलग होता है, पूरी अलग लेकिन अलग हो जाता है कुछ हद तक। इसको बोलते हैं कोलाइड। विलयन में तो कुछ नहीं अलग होगा। एक बार अगर आप पानी में चीनी घोल दिए ना तो हमारा चीनियाँ दे निकाल के, कोई उपाय नहीं। पानी में अगर चीनी घोला गया तो कोई उपाय नहीं, वो गया काम से। अगर तू गर्म करोगे ना, बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, साथ साथ कुछ चीनी भी उड़ जाएगा, साथ कुछ उतना चीनी थोड़ा मिलेगा जितना घोले थे, नहीं मिलता है। काहे सर? ये कार्बोहाइड्रेट की चीज़ है, क्योंकि चीनी में भी पानी होता है, चीनी में भी पानी होता है। ऐसा कैसे होता है? अरे चीनी लो 1 गिलास, अब बिना पानी के उसको गर्म करो, पानी मत दो,
और चीनी को पूरा एकदम आग पे चढ़ा खौला दो, देखो पानी पानी एकदम चट 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 लस लस लस, यानी उसमें भी पानी। क्योंकि चीनी के अगर फार्मूला देखोगे, तुम लोग नहीं जानते हो चीनी का फार्मूला, तो नहीं जानते हो? नहीं, कोई जानता है? C6 नो 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 नो, C12H22O11, C12H22O11। हम देखो ये सब रटे फार्मूला नहीं जानते, क्योंकि ऐसा 36 मतलब 12 चक्के बराबर 100 गो आइसोमरिज्म होता है, उतना क्या टेंशन लेता है। C12H22O11 ये किसका सूत्र है? इसमें ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो है, गौर से देखो, गौर से देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशियो है। क्या है सर? H2O, नहीं कट गया, ये किसका रेशियो है? तो हम बोलेंगे जब चीनी को आप गर्म कीजिएगा ना, 1 मोल चीनी मतलब 1 मॉलिक्यूल्स चीनी का उठाओ, एगो जो हमको दिखाई देगा ना, मान लो कि 1 किलो चीनी उठाएंगे, तो 1 किलो जिसमें हम चीनी उठाएंगे ना, उसमें 1 किलो चीनी में इतना हिस्सा पानी का होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि 12वां हिस्सा अगर कार्बन है तो उसमें 11वां हिस्सा क्या है? पानी। 12 हिस्सा चीनी तो 1 हिस्सा, मतलब आप मान के चलो कि 1 किलो अगर आप चीनी लिए हैं ना और उसको खौलाओगे ना, तो बाद में तुम्हारे पास जो ठोस मिश्री बचेगा एकदम पूरा एकदम सॉलिड, जिसमें पानी रहबे नहीं करेगा, वो मात्र आधे किलो रहेगा। कितना? क्योंकि उसमें आधा आधी कौन था? अब पानी गया उड़, पानी जाएगा उड़, पानी खत्म हो गया। अब पानी उड़ गया तो मिलवे नहीं करेगा कुछ, मिलेगा आपको क्या? चीनी। यानी कि चीनी में भी पानी होता है, चीनी में भी पानी होता है। फिलहाल उस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे, चीनी में पानी होता है। हम बता रहे थे कि हाँ, जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है? जल में अगर आप किसी चीज़ को घोल के विलयन बना लेते हैं तो क्या होता है? जलीय विलयन। अभी मत बोलना बालू घोलेंगे, बालू घुलवेन करता है, आटा घुलवेन करता है, मिट्टी घुलवेन करता है। घुलने का मतलब है कि आप उसको फिर से अलग नहीं कर सकते हैं। और कुछ कोलाइड होता है। आज यहीं तक, बाकी फिर कल। हाँ, वो सब तो खैर बात की बात है।